नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद विपिन कुमार में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं सहायक अध्यापक हिंदी के पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय से, प्रवक्ता हिंदी विषय से, सहायक अध्यापक एलटी जिसको हम कहते हैं हिंदी विषय से, और उत्तराखंड एसआई जितने भी एग्जाम में हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी की जाती है उन पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो वीडियोस आती हैं दोस्तों उनको निरंतर देखिए, ताकि जो हम कंटेंट जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे उसका आप आनंद ले सकें और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ आप जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है वर्णमाला। हिंदी भाषा का हम जो पढ़ाएंगे वो है वर्णमाला। दोस्तों, सबसे पहला ही टॉपिक हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। तो वर्णमाला को हम, इसकी परिभाषा अगर आपको बताएं, मैंने पहले से लिखी हुई है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ओ, आ, इ, इसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अ के बाद यदि सीधे ई आता है या ई के बाद सीधे यदि औ आता है तो हम इसको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं दोस्तों। क्यों नहीं कह सकते दोस्तों? क्योंकि ये एक सीरियल में नहीं है। वर्णमाला के लिए सीरियल में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अ के बाद यदि ई आए, ओ आओ, ये अपने आप में एक वर्ण तो हो सकता है, वर्ण हम इसको कह सकते हैं, पर हम इसको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद या प्रकार। ठीक है ना, अर्थात वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से, हमारी सुलभता के लिए अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर, सबसे पहली बात स्वर। स्वर कहते हैं दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। ठीक है ना, जो ध्वनियां या जिन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, निर्बाध रूप से बोलते हैं, उनको बोलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को। ठीक है दोस्तों, स्वर किसे कहेंगे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर को भी हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो स्वर को भी यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर, अब यहाँ पे आते हैं। स्वर हमने बता दिया, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ, एक चीज मैं भूल गया था। जो स्वरों की संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 11। ठीक है, और कुछ विद्वान इनकी संख्या 13 भी मानते हैं। कुछ विद्वान स्वरों की संख्या 13 भी मानते हैं, कुछ विद्वान 11 मानते हैं, कुछ विद्वान 13 मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो स्वर होते हैं वो होते हैं, मूल रूप से हम जो स्वर को देखते हैं वो 13 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं अ, आ, इ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ विद्वान इनको 11 मानते हैं और कुछ विद्वान इनको 13 मानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्वर के भेद, यानी स्वरों के प्रकार। स्वर के भी तीन प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है
ह्रस्व स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत कम समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है ना, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इनको क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, अब अगला है दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन इसकी भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं जिन स्वरों को बोलने में या जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। ठीक है ना, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ, इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, अधिकांशतः जो ये प्लुत स्वर हम अधिकतर जो हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में हम ह्रस्व और दीर्घ ही पढ़ते हैं। जो प्लुत स्वर ये संस्कृत भाषा में ज्यादा प्रयोग किया जाता था। प्लुत स्वर किसे कहेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ह्रस्व और दीर्घ से बहुत अधिक समय, यानी ह्रस्व से तिगुना समय और दीर्घ से जिसमें दुगना समय लगे उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे राम, इस प्रकार के आपने शब्द देखे होंगे, या राम ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ओम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ओम इस प्रकार। ये तीन जिनके बीच में आए समझ लो वो क्या है? प्लुत स्वर है। ये तीन के बराबर ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा यानी तिगुना इसमें समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर में आ गए जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उनको क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है ना, अगला है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। ठीक है ना, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है ना, अगला है दोस्तों प्लुत स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे राम। ठीक है ना, राम, इस प्रकार से ओम। ये स्वर कैसे होते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए स्वर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मूल रूप से जो स्वर हैं इनकी संख्या है 11। ठीक है, कुछ विद्वान इनको 11 भी मानते हैं। अब अंग और अह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंग और अह को अगर हम इनके संयुक्त रूप में देखें तो इनको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है, अर्थात इनका कहीं भी क्या योग नहीं होता है। ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला में इनका कहीं भी योग नहीं होता है। इनसे हम इनसे कुछ नया उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनका क्या अयोगवाह इनको कहा जाता है। और व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो अंग को हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, अंग को कहते हैं अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है दोस्तों, कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अंग को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे ऑप्शन में होगा अनुस्वार, तो हम अनुस्वार को टिक कर देंगे। ठीक है ना, अह को क्या कहते हैं? तो अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और अंग और अह के संयुक्त रूप को दोस्तों अयोगवाह कहा जाता है। इसलिए कुछ विद्वान अंग और अह को भी क्या मान लेते हैं? स्वर मान लेते हैं। तो कुछ इसकी संख्या 13 मानते हैं और कुछ इसकी संख्या 11 मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके अध्ययन के लिए मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। शायद कई लोग इसको बताते नहीं हैं, कई बुक्स में छपा है, कई में नहीं छपा है, पर मैं आपको यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूँ। आप अगर संस्कृत व्याकरण को उठाकर देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज हमें देखने को मिलती है। मैं आपको समझाता हूँ कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, वो मूल जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं आ, ई और उ। और
अधिकांशतः हम जो पढ़ते हैं ए आई और औ को यही हम पढ़ लेते हैं। तो एक स्वर और स्वर का एक और टाइप यहाँ पे आता है, उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, अब ये संयुक्त स्वर कैसे, मैं ये आपको समझाता हूँ। संयुक्त स्वर होते हैं ए आई और औ, ए आई ओ औ। ठीक है दोस्तों, ए आई ओ और औ। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त स्वर इसे हम इनको कहते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो स्वरों के योग से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दो स्वर कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमने संधि अगर हम जानते हैं तो संधि में हम इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे दो स्वरों से मिलकर बने। एक गुण संधि का उदाहरण है और एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो जो ए मिलकर बना वो मिलकर बना हुआ है औधन ई। ठीक है ना, औधन ई से मिलकर बना हुआ है क्या, ए। ठीक है ना, औधन ई बराबर ए। ठीक है, जो आई मिलकर बना हुआ है वो मिलकर बना है औधन ए बराबर आई। जो आई मिलकर के बना हुआ है वो मिलकर बना हुआ है औधन ए बराबर आई। आप वृद्धि संधि में इस उदाहरण को देख सकते हैं कि यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई होता है। गुण संधि में इसको आप देख सकते हैं, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है ना, अगला है ओ मिलकर बना हुआ है औधन उ बराबर ओ। ये भी आप गुण संधि में देख सकते हैं, यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो उसका ओ हो जाता है। ठीक है, अगला है औ मिलकर बना है औधन औ। ठीक है ना, तो इस ये हो जाता है। अब ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या औ आए तो इसका औ हो जाता है। दोस्तों ये संयुक्त स्वर, ठीक है ना, तो इसमें तब हम इनको दीर्घ स्वर में, इसको मूल स्वर में इसको पढ़ेंगे आ ई उ, और जो संयुक्त स्वर है ए आई ओ औ। और अधिकांश लोग दीर्घ स्वर में ही संयुक्त स्वर को भी पढ़ा देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बताना उचित समझा, तो मैंने आपको बता दिया संयुक्त स्वर जिनकी संख्या 4 होती है ए आई ओ औ धन ई बराबर ए, औ धन ए बराबर आई, औ धन उ बराबर ओ, औ धन ओ बराबर औ। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये स्वर को मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया, स्वर के भेद बता दिए हैं। दोस्तों अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। व्यंजन क्या है, व्यंजन के प्रकार क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य दोस्तों तक भी आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम व्यंजन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।